नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग यूपीएससी 2024 का हिस्ट्री का पीवाईक्यू करेंगे क्योंकि हम लोग 2023 तक कर चुके हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन दिया है, प्राचीन भारत के संदर्भ में गौतम बुद्ध को सामान्यतः निम्नलिखित में से किन उपनामों से जाना जाता था। और ये पूछा है कि कौन सा सही कूट है, मतलब सही उत्तर बताना है हम लोगों को। पहला इसमें दिया है न्यायपुत्र, दूसरा दिया है शाक्य मुनि और तीसरा दिया है तथागत। तो देखिए, जो न्यायपुत्र है, न्यायपुत्र महावीर को कहा जाता था। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट हम लोगों का गलत हो जाएगा। तो पहला स्टेटमेंट गलत हो गया। अब ऐसे में हमारा एक ऑप्शन कटा, दो ऑप्शन कट गए एक्चुअली। हम लोग 50-50 पर आ चुके हैं। अब देखिए, शाक्य मुनि ये गौतम बुद्ध को कहा जाता था, तथागत भी गौतम बुद्ध को कहा जाता था। इसके अलावा गौतम बुद्ध को सिद्धार्थ भी कहा जाता था। तो ये सब आप उनके नाम याद रखिएगा। और सिद्धार्थ के बारे में उनका लुम्बिनी से क्या नाता है, बोध गया से इनका क्या नाता है, तो ये सब आपको पढ़ना पड़ेगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला प्रश्न दिया है, निम्नलिखित सूचना पर विचार कीजिए। पुरातात्विक स्थल दिया है, राज्य का नाम दिया है और विवरण उसके बारे में दिया है। ठीक है, और बताना है कौन सा सही मिलान किया हुआ है। ऑप्शन ए 1 या 2, ऑप्शन बी 2 या 3, ऑप्शन सी 3 या 4 या ऑप्शन डी 1 और 4। ठीक है, तो देखते हैं। पहला इसमें दिया है चंद्रकेतुगढ़। चंद्रकेतुगढ़ उड़ीसा, तो ये स्टेटमेंट गलत हो गया। चंद्रकेतुगढ़ उड़ीसा में नहीं है, चंद्रकेतुगढ़ बंगाल के 24 परगना में स्थित है। यह एक पुरातात्विक स्थल है। यह व्यापार केंद्र है, यानी कि बंदरगाह का शहर हो सकता है क्योंकि यह नदी मार्ग पर स्थित है। लेकिन ये स्टेटमेंट उड़ीसा वाला गलत हो जाता है राज्य के हिसाब से। यह दक्षिण पूर्व एशिया को भारत से जोड़ता था, तो ये स्टेटमेंट गलत हो गया क्योंकि यहाँ पर उड़ीसा दिया है, पश्चिम बंगाल देना चाहिए था। दूसरा स्टेटमेंट इसमें दिया है इनाम गाँव। इनाम गाँव जो था, ये पश्चिम भारत के उत्तर हड़प्पा कालीन स्थित महाराष्ट्र में है और यह कृषि प्रधान देश है, वो कृषि प्रधान एरिया है। यहाँ पर पुरातात्विक स्थल भी हैं। यह एक गांव था, तो ये स्टेटमेंट हम लोगों का सही है। दूसरा स्टेटमेंट सही है। तीसरा दिया है मंगड़ू, यह केरल में स्थित है। यह महाप्रसारण स्थल है, सही बात है। ये एक नया खोजा गया प्रागैतिहासिक स्थल है। यहाँ पर बड़ी संख्या में महाप्रसारण मिले थे। इसके अगर हम समय की बात करें तो ये 1000 ईसा पूर्व से 100 ईसा पूर्व के समय हुआ था। तो ये स्टेटमेंट हम लोगों का सही है। चौथा ऑप्शन दिया है सालिउडम, ये आंध्र प्रदेश में है। लेकिन यहाँ पर ये जो दिया है, ये स्टेटमेंट शैलकृत गुफा के लिए प्रसिद्ध नहीं है। यहाँ पर चैत्र विहार और स्फूत ये सब मिलते हैं और यह एएसआई द्वारा आरक्षित स्थल भी है। ठीक है, तो इसका हम लोग का ऑप्शन हो जाएगा 1 और 3, यानी कि बी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला प्रश्न दिया है, मध्यकालीन भारत में निम्नलिखित शासकों में से किसने पुर्तगालियों को भटकल में एक किला बनाने की अनुमति दी। तो ये कृष्णदेवराय थे। अब देखिए, भटकल कर्नाटक के उत्तर कल्हड़ जिले में स्थित है, जो दक्षिणी छोर पर स्थित है और यह शरावती नदी के तट पर है। ठीक है, और 1510 की बात हो रही है, तो इसका ऑप्शन हम लोगों का ए हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला प्रश्न दिया है, कॉर्नवालिस द्वारा राजस्व संग्रहण के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला स्टेटमेंट इसमें दिया है, राजस्व संग्रहण के रैयतवाड़ी बंदोबस्त के अधीन किसानों को फसल खराब होने या प्राकृतिक आपदाओं की स्थिति में राजस्व भुगतान से छूट दी गई थी। ये स्टेटमेंट पूरी तरह से गलत है। ऐसी कोई भी छूट रैयतवाड़ी, अस्थाई, महालवाड़ी किसी भी बंदोबस्त में नहीं दिया गया था, तो ये स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। दूसरा स्टेटमेंट दिया है, बंगाल अस्थाई बंदोबस्त के अधीन यदि जमींदार नियत तिथि या उससे पहले राज्य को राजस्व का भुगतान करने में विफल रहता था तो उससे उसकी जमींदारी हटा दिया जाता था। तो ये स्टेटमेंट सही है। ये उसको जिम्मेदारी नहीं मिलती थी और उसको हटाकर दूसरे किसी को सौंपा जाता था। और इसके साथ ही आप सूर्य अस्त नियम को भी पढ़िएगा, तो हमारा ऑप्शन बी हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला प्रश्न दिया है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला इसमें स्टेटमेंट दिया है, उपनिषदों में कोई नीति कथा नहीं है। तो ये स्टेटमेंट गलत है। बेसिकली नीति कथा उसे कहते हैं, दो पक्षियों की जो कथा होती है उसी को नीति कथा कहते हैं।
तो ये उपनिषद में हैं। तो पहला स्टेटमेंट हम लोग का गलत हो जाएगा। दूसरा स्टेटमेंट दिया है उपनिषदों की रचना पुराणों से भी पहले हुई थी। ये स्टेटमेंट सही है, क्योंकि उपनिषद जो थे उनकी रचना 7वीं से 5वीं ईसा पूर्व के बीच हुई थी, ठीक है। और जो पुराण थे वो 2 से 3 ईसा पूर्व के थे। तो पुराण बाद में आए और उपनिषद पहले। तो ऐसे में हमारा ऑप्शन बी हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला प्रश्न दिया है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के कार्यभार संभालने से पहले संविधान सभा के अस्थायी सभापति कौन थे? तो ये थे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। ऑप्शन डी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है भारत सरकार अधिनियम 1935 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और बताइए कौन सा कथन सही है। दोस्तों, हम लोगों ने भारत सरकार अधिनियम 1935 पर बहुत सारे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में किए हैं। इसमें पहला स्टेटमेंट दिया है, इसमें ब्रिटिश भारतीय प्रांतों और देशी रियासतों को मिलाकर एक अखिल भारतीय परिसंघ की स्थापना का प्रावधान किया गया। तो ये स्टेटमेंट सही है, इसमें किया गया था। आप भारत शासन अधिनियम 1935 को पढ़िएगा, काफ़ी केयरफुल होकर पढ़िएगा, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन यहाँ से आते हैं। दूसरा स्टेटमेंट इसमें दिया है रक्षा और विदेशी संबंधित मामलों को परिसंघीय विधानमंडल के नियंत्रण के अधीन रखा जाएगा। ये स्टेटमेंट गलत है। रक्षा और विदेश मामले ये अंग्रेज के पास ही रहेंगे, इस तरह का प्रोविजन था। तो दूसरा स्टेटमेंट गलत है, पहला सही है। तो हम लोग का विकल्प हो जाएगा ए। अगला प्रश्न दिया है संघभूति एक भारतीय बौद्ध भिक्षु जिन्होंने 4वीं शताब्दी ईस्वी के अंत में चीन की यात्रा की, निम्नलिखित में से किस एक परभाष्य के लेखक थे? ए वाला ऑप्शन दिया है प्रज्ञा पारमिता सूत्र, दूसरा दिया है विशुद्धिमंगो, तीसरा दिया है सर्वस्तिवाद विनय और डी वाला ऑप्शन दिया है ललित विस्तर। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा सर्वस्तिवाद विनय। अब देखिए सर्वस्तिवाद विनय क्या होगा। वो इसलिए क्योंकि सर्वस्तिवाद विनय चीनी बौद्ध ग्रंथ में विद्यमान है और यह चीन में सर्वमान्य विनय परंपरा है और इसे संघभूति ने लिखा था। तो इसका ऑप्शन सी हो जाएगा। अब अगर हम प्रज्ञा पारमिता सूत्रम की बात करें तो ये महायान में लिखा गया सबसे पुराना सूत्र है, साथ ही ये महायान बौद्ध दर्शन की नींव भी है। अब अगर हम विशुद्धिमंगो की बात करें तो ये विशुद्धिमंगो जो है वो थेरवाद बौद्ध धर्म के महाविहार शाखा की शिक्षा की एक विश्व कोश है और इसके साथ ही इसमें सारांश की व्याख्या की गई है। तो ये हो गया इसका। अब सी का हम लोग जानते हैं ललित विस्तार की बात करें अगर, तो ललित विस्तार एक बहुत ही महत्वपूर्ण संस्कृत बौद्ध ग्रंथ है। यह बुद्ध की जीवनी होने के साथ साथ मूल रूप से हीनयान संप्रदाय, महायान नहीं, हीनयान संप्रदाय से जुड़ा हुआ है। तो ये ऑप्शन मैंने चारों आपको बता दिया और हम लोगों का ऑप्शन है सर्वस्तिवाद विनय। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन दिया है निम्नलिखित में से कौन सी नाटककार भास की रचना है? ए दिया है काव्य अलंकार, बी दिया है नाट्यशास्त्र, सी दिया है मध्यम वाग् योग और डी दिया है महाभाष्य। तो नाटककार भास जो थे ये संस्कृत के पहले ज्ञात नाटककार थे। इन्होंने महाभारत के प्रसंगों पर आधारित 5 नाट्य काव्य लिखे थे जिसमें मध्यम वाग् योग भी था। इसके अलावा उन्होंने पंचरात्र, दूत वाक्यम, दूत घटोत्कचम, करणाभरम और उरुमभंगम लिखा था। तो ऐसे में हमारा आंसर हो जाएगा सी। अब रही बात काव्य अलंकार की, तो काव्य अलंकार के रचनाकार भागय थे, 7वीं शताब्दी के विद्वान थे और ये दंडनीय के समकालीन माने जाते हैं। अगर हम नाट्यशास्त्र की बात करें तो नाट्यशास्त्र भरतमुनि ने लिखा था, सबको पता है। और जो ये महाभाष्य है इसे पतंजलि ने लिखा था 12वीं शताब्दी के आसपास। तो हमारा आंसर हो जाएगा सी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला प्रश्न दिया है संघभूति एक भारतीय बौद्ध भिक्षु जिन्होंने 4वीं शताब्दी ईस्वी के अंत में चीन की यात्रा की, निम्नलिखित में से किस एक परभाष्य के लेखक थे? ए वाला ऑप्शन दिया है प्रज्ञा पारमिता सूत्र, दूसरा दिया है विशुद्धिमंगो, तीसरा दिया है सर्वस्तिवाद विनय और डी वाला ऑप्शन दिया है ललित विस्तर। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा सर्वस्तिवाद विनय। अब देखिए सर्वस्तिवाद विनय क्या होगा। वो इसलिए क्योंकि सर्वस्तिवाद विनय चीनी बौद्ध ग्रंथ में विद्यमान है और यह चीन में सर्वमान्य विनय परंपरा है
और इसे संघभूति ने लिखा था। तो इसका ऑप्शन सी हो जाएगा। अब अगर हम प्रज्ञा पारमिता सूत्रम की बात करें तो ये महायान में लिखा गया सबसे पुराना सूत्र है, साथ ही ये महायान बौद्ध दर्शन की नींव भी है। अब अगर हम विशुद्धिमंगो की बात करें तो ये विशुद्धिमंगो जो है वो थेरवाद बौद्ध धर्म के महाविहार शाखा की शिक्षा की एक विश्व कोश है और इसके साथ ही इसमें सारांश की व्याख्या की गई है। तो ये हो गया इसका। अब सी का हम लोग जानते हैं ललित विस्तार की बात करें अगर, तो ललित विस्तार एक बहुत ही महत्वपूर्ण संस्कृत बौद्ध ग्रंथ है। यह बुद्ध की जीवनी होने के साथ साथ मूल रूप से हीनयान संप्रदाय, महायान नहीं, हीनयान संप्रदाय से जुड़ा हुआ है। तो ये ऑप्शन मैंने चारों आपको बता दिया और हम लोगों का ऑप्शन है सर्वविस्तारवाद विनय। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए और बताइए कौन सा सही सुमेलित है। तो इसमें ये बताना है, कुछ दल का नाम दिया है और उसमें नेताओं का नाम दिया है, क्या वह नेता उससे संबंधित हैं या नहीं, इसको देखकर हमें सही ट्रिक लगाना है। तो पहला इसमें दिया है भारतीय जनसंघ, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने भारतीय जनसंघ की स्थापना करी थी 1951 में। और इसके अलावा इसमें दीनदयाल उपाध्याय, अटल बिहारी वाजपेयी, लाल कृष्ण आडवाणी, प्रेमनाथ डिंगोरा ये सब थे। और दूसरी अगर देखें सोशलिस्ट पार्टी सी राजा गोपालाचारी, तो ये स्टेटमेंट गलत है। सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना जयप्रकाश नारायण ने करी थी। इसके साथ ही इनमें थे आचार्य नरेंद्र देव, राम मनोहर लोहिया, जॉर्ज फर्नांडिस, मीनू मसानी। ये 1934 की बात है, तो ये स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। जहाँ तक बात है राजा गोपालाचारी की, तो इन्होंने 1959 में स्वतंत्र पार्टी की स्थापना करी थी और इनके साथ ही के एम मुंशी भी थे। तो ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। मतलब तीसरा देखते हैं। तीसरे में दिया है कांग्रेस फॉर डेमोक्रेसी। तो कांग्रेस फॉर डेमोक्रेसी की स्थापना 1977 में हुई थी, बाबू जगजीवन राम ने ही करी थी। तो ये स्टेटमेंट हम लोग का करेक्ट है। और इसके जो अन्य सदस्य हैं हेमवती नंदन, बहुगुणा, नंदिनी सत्यपति, और ये जो बाद में इस पार्टी को जनता पार्टी में विलय कर दिया गया था। तो ये बात है 1977 की, स्टेटमेंट सही है। स्वतंत्र पार्टी की स्थापना आचार्य नरेंद्र देव, यह बिल्कुल ऑप्शन सही है क्योंकि स्वतंत्र पार्टी की स्थापना 1934 में की गई थी और इस पार्टी ने भारत छोड़ो आंदोलन में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। तो ऐसे में हमारा चौथा सही है और चौथा विकल्प सही है, पहला विकल्प सही है, बाकी तीसरा और दूसरा गलत है। तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा बी। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो। हम लोगों ने 2024 तक का हिस्ट्री का पीवाई का क्यों कर लिया है। हम लोग 2025 का नहीं कर रहे हैं क्योंकि अभी इसका ऑफिशियल आंसर की नहीं आया है। आप कहीं और भी जाकर दूसरी वीडियो देख सकते हैं, बहुत सारे लोगों ने इसके एनालाइज करके डाला है, लेकिन मैं कोशिश करता हूं कि ऑथेंटिक जानकारी आपको मिले। जब तक यूपीएससी अपना पीवाईक्यू नहीं जारी करता तब तक हम 2025 का पीवाईक्यू नहीं करेंगे, क्योंकि बहुत सारे कोचिंग ने गलत आंसर कहीं कहीं बताए होते हैं। 3 से 4 क्वेश्चन, 5 क्वेश्चन और कभी कभी तो 10 क्वेश्चन जो कोचिंग इंस्टीट्यूट हैं उनके गलत हो जाते हैं। तो जब यूपीएससी का ऑफिशियल आंसर किया आएगा तब हम लोग करेंगे। अगर आपको देखना है इसी वक्त किसी और का वीडियो जाकर देख सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो। इसके बाद हम जियोग्राफी का करेंगे कल से। थैंक यू सो मच।